सो हाय एवरीवन, हाय गाइस, दिस इज आकाश त्यागी अगेन योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और यार आज फाइनली हम लोग फाउंडेशन बाय अनअकैडमी चैनल पे अपना सेशन शुरू कर रहे हैं, अपनी इस जर्नी को शुरू कर रहे हैं विद द फर्स्ट क्लास, जहां पे हम लोग करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का बेसिक और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सो यार सारी इनसाइट में तुम्हें अबाउट द शेड्यूल, अबाउट द सिलेबस कंप्लीशन, अबाउट क्या कौन कौन से ओलंपियाड को हम टारगेट कर सकते हैं, ये सारी बातें मैं तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्शन लेक्चर में बता चुका हूं। तो जिसने अभी तक लेक्चर नहीं देखा है वो वाला, जहां पे मैंने सारी बातें बताई हैं कि कौन से ओलंपियाड को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, किस लेवल पे हम लोग पढ़ने वाले हैं और क्या केमिस्ट्री का सिलेबस यहां पे कवर होने वाला है, तो उस प्रीवियस क्लास को देख के आना जरूर। और हां, चलो यार शुरू करते हैं बहुत ही एक तगड़ी एनर्जी के साथ में अपना इस चैप्टर को, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द वेरी बेसिक। ओके, तो जल्दी से बात करते हैं यार एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, और बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। तो यार बेसिक से इसको समझने के लिए पहले हम लोग समझते हैं एटम क्या चीज होती है ना, और फिर बात करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। तो यार सबको मैं बता दूं कि जब करीब 600 बीसी के आसपास कुछ ग्रीक फिलोसफर थे, या फिर अगर मैं बात करूं इसी टाइम के आसपास एक इंडियन फिलोसफर भी थे, महर्षि कन्नड़। इन्होंने ये पाया कि जब भी किसी भी मैटर को, मैटर क्या होता है, एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, अगर मैं उसको ब्रेक कर दूं अनलिमिटेड टाइम्स, तो मैं एक ऐसे पार्टिकल पे पहुंच जाऊंगा, उसको तोड़ते 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 एक ऐसा छोटा पार्टिकल मुझे मिलेगा जो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतना छोटा हो चुका है कि हम उसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, उसी सबसे छोटे से पार्टिकल को जो मैटर से टूट के बना है, उसी को नाम दिया गया एटम, जो कि एक लैटिन वर्ड यानी कि एटोमिया से निकला है, जिसका मतलब होता है अनडिविजिबल, यानी कि जिसको आप फर्दर नहीं तोड़ सकते। तो सबसे सिंपल सी बात है कि बहुत सारे ग्रीक फिलोसोफर ने भी, डेमोक्रेटिस थे, ल्यूसिपस थे, या फिर इंडियन फिलोसोफर यानी कि महर्षि कन्नड़, उन्होंने ये पाया कि किसी भी सब्सटेंस को जब मैं ब्रेक कर दूंगा अनलिमिटेड टाइम्स, तो मुझे एक छोटा सब्सटेंस मिलेगा, छोटा पार्टिकल मिलेगा, जिसको मैं एटम बोलूंगा। समझ में आ गई बात? अब यहां तक हमें यह पता है कि यार एटम क्या होता है। हिंदी में इसको परमाणु बोलते हैं, महर्षि कन्नड़ ने इसको परमाणु बोला था, ठीक है। लेकिन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज द फर्स्ट थ्योरी जिसने इसके आगे हमें एटम्स के बारे में कुछ और इन डेप्थ नॉलेज दी थी। तो चलिए इस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को कुछ पोस्टलेट्स में समझते हैं, कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स बच्चों, एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल by which a matter is made up of, by which a matter is made up of। अच्छा, क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसा पार्टिकल है, एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी पार्टिकल जिसके बार बार रिपीट होने से कोई बड़ी चीज बन जाए, मतलब ये इसका बिल्कुल बेसिक यूनिट है। तो एटम किसी भी मैटर की एक बेसिक यूनिट होती है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक कोई भी सब्सटेंस रखा है और मैं बात कर रहा हूं कि ये किस छोटे छोटे सब्सटेंस से मिलकर बना है। तो लेट इट बी कि ये बहुत छोटे छोटे सब्सटेंस से मिलकर बना है। तो रेड वाले जो पार्ट्स हैं ना, जो डॉट्स हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके एटम्स को। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? एटम्स का मतलब क्या है? सो एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल बाय विच अ मैटर इज मेड अप ऑफ। ये सबसे पहला पोस्टलेट दिया हमें डाल्टन्स ने। चलिए सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कहता है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट का मतलब इससे छोटा कोई है ही नहीं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड इनडिविजिबल इन नेचर। आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिविजिबल इन नेचर है। सही बात है। चलिए थर्ड पॉइंट, एटम इज स्ट्रक्चरलेस। एटम कैसा है? स्ट्रक्चरलेस। इसका मतलब यह हुआ कि एटम इतना छोटा है कि हमें जान ही नहीं पाते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो हम उसको स्ट्रक्चरलेस ही कहते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। बट assumed to be spherical, लेकिन हम उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए स्फेरिकल एज्यूम करने वाले हैं। जितनी भी कैलकुलेशन होंगी अभी कुछ समय तक हम क्या मानेंगे? एटम को स्फेरिकल मानेंगे अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। ठीक है भाई, तीनों पोस्टलेट समझ में आ गए। एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल, मतलब बेसिक यूनिट है, इसको रिपीट करेंगे तब जाके एक मैटर बनेगा। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इतना स्मॉलेस्ट कि फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए इसका नाम एटम रखा गया।
एटम इज स्ट्रक्चरलेस, इतना छोटा है कि हम इसको जान ही नहीं पाते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो लेकिन हम इसको मान लेते हैं एज्यूम्ड टू बी स्पेरिकल। आइए फोर्थ पॉइंट पे, एटम्स ऑफ ए सेम सब्सटेंस आर ऑलवेज आइडेंटिकल, आर ऑलवेज आइडेंटिकल। क्या मतलब है सर इस बात का? तो सपोज करो, मान के चलो कि मेरे पास ये एक सब्सटेंस है, ये बहुत सारे एटम से मिलके बना है ना, लेट इट बी वो एटम्स इनसे मिलके बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसी सब्सटेंस के दो कोई से एटम को कंपेयर करूं, मान के चलो मैंने क्या किया, एक ये एटम ले लिया, एक ये एटम ले लिया, इनको मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो बच्चों ये हमेशा कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल इन व्हाट? आइडेंटिकल इन देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे वो कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे। चलिए बात समझ में आ गई। अभी हम सारी की सारी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, मतलब सारा का सारा हम पोस्टलेट देख रहे हैं कि उसने में क्या क्या बताया था। फिफ्थ पॉइंट बच्चों, फिफ्थ पॉइंट क्या है? एटम्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, two different substances are always unidentical, unidentical। क्लियर है? क्या मतलब है सर इस बात का? मान लो कि बार आप इस ऊपर वाले सब्सटेंस से कंपेयर कर रहे हो एक नीचे वाले सब्सटेंस के एटम्स को, ठीक है, जिसके अंदर एटम्स भरे हुए हैं लाइक दिस, ठीक है, और आप ऊपर वाले सब्सटेंस के एटम्स को नीचे वाले सब्सटेंस के एटम से कंपेयर कर रहे हो, लाइक आप इस एटम को कंपेयर कर रहे हो इस वाले से, तो हमेशा कैसे होंगे? अनआइडेंटिकल होंगे इन टर्म्स ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। चलिए 5 हो गई। सिक्स्थ एंड द लास्ट पोस्टुलेट, डिफरेंट एटम्स ऑफ कंपाउंड्स combine together in a simple fixed ratio to form new chemical substances, to form new chemical substances। चलिए, जिसका क्या मतलब है जरा सारों को एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले बात क्या कर रहे हैं हम लोग? सबसे पहले हमने बोला कि एटम क्या होता है? एटम क्या है? एक फंडामेंटल पार्टिकल है। क्या है? एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिससे कोई भी मैटर बनता है। सही बात है। ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इंडिविजिबल है, फर्दर तोड़ नहीं सकते। सही बात है, ठीक है जी। उसके बाद ये कैसा होता है बच्चों? स्ट्रक्चरलेस होता है। एक सेकेंड, कैसा होता है? स्ट्रक्चरलेस होता है, बट एज्यूम्ड टू बी स्पेरिकल। स्ट्रक्चरलेस होता है लेकिन हम इसको स्पेरिकल मान लेते हैं। अगर आप सेम सब्सटेंस के एटम्स को कंपेयर करते हो तो हमेशा आइडेंटिकल एक जैसे होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस को कंपेयर करते हो तो अनआइडेंटिकल होते हैं। और डिफरेंट एटम्स ऑफ कंपाउंड, मान के चलते हैं मेरे पास एक कंपाउंड एक्स है ना, तो उसके मैंने मान लिया उसकी जो एक्स है, मैंने एक्स एटम्स को कंबाइन करवाया वाई से, है ना, तो वो एक्स वाई बना के एक नया सब्सटेंस बना देंगे हैविंग न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसकी कुछ नई प्रॉपर्टीज होंगी, नया बिहेवियर होगा, तो एक नया केमिकल सब्सटेंस बन जाता है अकॉर्डिंग टू द सिक्स्थ पोस्टुलेट। सारी बातें क्लियर हो गई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से। लेकिन समय बीतता रहता है और उसमें बहुत सारी बातें गलत होती रहती हैं। आज ये भी समझेंगे कि इसमें बहुत सारी बातें वो क्या क्या गलत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाओ कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट। अब बच्चों जब जैसे जैसे समय आगे बीतता गया, हमने ये जाना कि यार एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। हमने क्या माना? हमने क्या देखा? एटम इज फर्दर डिवाइडेड into 3 subatomic particles। सबएटॉमिक पार्टिकल्स। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे आगे समय जाता गया हमने ये पाया कि एटम स्मॉलेस्ट नहीं है,
एटम फर्दर 3 पार्टिकल से मिलके बना है और इन तीन इन पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। अगर मैं इन तीनों के नाम की बात करूं तो बच्चों पहले का नाम है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, जिसको जे थॉमसन ने डिस्कवर किया और जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर करने के लिए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे इस बारे में, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या है, ये सब क्या है। सेकंड बच्चों आता है प्रोटॉन, जिसको गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया और ऐसा करने के लिए वहां किया गया था एनोड रे एक्सपेरिमेंट। और फाइनली थर्ड यानी कि न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो बच्चों इसको चैडविक ने ढूंढा और इसको डिस्कवर करने के लिए बॉम्बार्डमेंट ऑफ बेरिलियम प्लेट किया गया। बेरिलियम क्या है, एक एटम है हाइड्रोजन हीलियम की तरह, है ना, बेरिलियम प्लेट किया गया। अब इन एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट 3 एक्सपेरिमेंट में हमें पार्टिकल्स मिले, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन मिला, एक प्रोटॉन मिला, एक न्यूट्रॉन मिला, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में फर्दर डिस्कशन करूं तो यार इनके अंदर कुछ मास होता है, इनके ऊपर एक चार्ज भी होता है। अब जरा वो भी देख लेते हैं कि बार में समझिए जरा ध्यान से। तो मेरे पास तीन तरह के पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है बच्चों, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं इनके मास की तो यार इलेक्ट्रॉन का मास होता है बच्चों 9.1 10 टू द पावर माइनस का 31 kg। प्रोटॉन का मास होता है 1.672 10 टू द पावर माइनस का 27 kg। और अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन की तो 1.675 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 kg, ठीक है। ऐसी अगर मैं इनके ऊपर बच्चों चार्ज देखूं तो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड चार्ज कितना है आप कैलकुलेट करते हो कोलाम्ब में, तो वो होता है 1.6 10 टू द पावर माइनस का 19 कोलाम्ब। प्रोटॉन के ऊपर इतना ही ऑपोजिट चार्ज होता है यानी कि प्लस में 1.6 10 टू द पावर माइनस का 19 कोलाम्ब। और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं पाया गया यानी कि 0 कोलाम्ब। बहुत सुंदर। अब यहां से मैं क्या क्या चीजें समझ सकता हूं, मैं एक तो यह बात समझ सकता हूं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, समझ गया। और मैं यह भी कह सकता हूं कि इन मैग्नीट्यूड, है ना, चार्ज जिसको हम Q से डिनोट करेंगे बच्चों, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू चार्ज ऑन प्रोटॉन। अगर मैं खाली मैग्नीट्यूड की बात करूं तो बात समझ में आ गई यहां से। तो ये सारी बातें मुझे पता चल गई अबाउट एन एटम, ठीक है, जो मुझे 3 एक्सपेरिमेंट से पता चलती हैं। तो 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स यहां पे अवेलेबल होते हैं एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, प्रोटॉन का इतना, न्यूट्रॉन का इतना। मास अगर मैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन का देखूं तो इक्वल होता है, और अगर मैं चार्ज की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, जो कि होता है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कोलाम्ब। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। चलिए, तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इस थ्योरी पे आऊं तो इसका ये जो सेकंड पोस्टुलेट है ये गलत है। व्हाई? क्योंकि ये तो कह रहा है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इनडिविजिबल है, लेकिन एटम इज फर्दर डिविजिबल इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्लियर है यहां तक बात? चलिए, उसके बाद एक और मजे की बात, किसी भी एटम के अंदर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है हमेशा। वो ये रखनी है कि एटम का जो सारा का सारा मास होता है ना, all the mass of an atom is concentrated at its center, and this center is called as nucleus। इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं।
अभी बातें बेसिक में चल रही हैं तो मैं तुम्हें सीधे सीधे पॉइंट्स बता रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा मैं हर चीज की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे पता चला, ये सारी बातें डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो किसी भी एटम का सारा जो मास होता है वो केवल सेंटर पे होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको इतना बड़ा एटम दिख रहा है, लेकिन इसका जो भारीपन है, इसका जो मास है, वो सारा का सारा ये सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। और ऐसा क्यों है समझाता हूं, देखो जरा ध्यान से। आगे रिसर्च में ये पाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इस न्यूक्लियस, इस सेंटर के चारों तरफ घूम रहे होते हैं, रिवॉल्विंग स्टेट में होते हैं। पहला पॉइंट, इनका मास इन फ्रंट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑलरेडी नेग्लिजिबल है, ऊपर से ये रिवॉल्व कर रहे हैं। आप सबको पता होगा फास्ट मूविंग सब्सटेंस का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इसका मतलब मैं ये मान सकता हूं कि इस एटम में जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो तो कुछ मास में सपोर्ट कर ही नहीं रहे। सारा का सारा सपोर्ट किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की वजह से। अब क्योंकि वो सारा का सारा सेंटर में है, तो मैं ये कह दूं कि जितना भी सेंटर है, मतलब कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हमेशा बना होता है दो पार्टिकल से। और वो कौन से पार्टिकल हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड के सारा का सारा न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हमेशा केवल और केवल प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। मैं एक बार फिर से पॉइंट रिपीट कर रहा हूं कि सारी बातें हम विद फैक्ट विद प्रूफ समझेंगे कि ऐसा ही क्यों है रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में। लेकिन अभी के लिए हम क्योंकि बिल्कुल बेसिक चीजें हम बात यहां पे कर रहे हैं, तो हम केवल और केवल इनसाइट्स ले रहे हैं, केवल और केवल ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं जो हमारे सामने है, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। आइए इंपॉर्टेंट बात नेक्स्ट। अब एक बात मुझे बताओ बच्चों, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, है ना, इस धरती पे बहुत सारे मटेरियल्स हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं। सब सब्सटेंस के अपने अपने एटम्स हैं, डिफरेंट एटम्स हैं। किसी एटम की कुछ ना कुछ आइडेंटिटी तो होनी चाहिए। ये जैसे मेरी एक आइडेंटिटी है, मेरा आधार कार्ड, मेरी आधार आईडी है ना, जो भी मेरे आधार कार्ड का नंबर है ना। ऐसे ही हर एक एटम की अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। वो आइडेंटिटी कैसे निकालें, अब ध्यान दो। ये हर एक एटम में तीन तरह के पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड ही नहीं करेंगी, निकाल दो, ये कोई आइडेंटिटी नहीं हो सकती क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी कोई प्रॉपर्टी डिपेंड ही नहीं करती। चलिए मान लिया। अगली बात, बचे प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। यार ये भी कोई आइडेंटिटी हो सकती है क्या? यार इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है, सेंटर से बहुत दूर होता है, तो ध्यान रखना किसी भी एटम से किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है और उसको अंदर डाला भी जा सकता है। इलेक्ट्रॉन्स कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द एटम और गिवन टू द एटम। तो इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड नहीं होते, तो यार ये भी आइडेंटिटी नहीं हो सकती। इस बेसिस पे बचा प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज भी है, यानी कि इसके ऊपर एक चार्ज भी है और सेंटर में फिक्स्ड स्टेट में बैठा होता है। मास इतना ज्यादा होता है कि इसको कोई निकाल नहीं सकता, इतना हैवी मास का होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बहुत ही लाइट मास का होता है, तो उसको कोई भी निकाल सकता है या फिर कोई भी इसको एटम के अंदर डाल सकता है। क्लियर है बात? तो मैं कह दूं कि किसी भी एटम की अगर आपको आइडेंटिटी चेक करनी है कि ऐसा कोई नंबर जो उसकी आइडेंटिटी बताएगा, तो बच्चों वो निकलेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से। इस आइडेंटिटी को हम लोग नाम देते हैं एटॉमिक नंबर, और जिसको निकालने का हमेशा अब एक तरीका आप अपनाओगे वो होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। पॉइंट टू बी नोटेड। चलिए सर, बहुत बढ़िया। अब बच्चों हर एक एटम का अपना एक मास भी होता होगा, है ना भाई? सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास है ना, इनका मास है। अच्छा, अगर मैं इन सबके मास को प्लस कर दूंगा तो क्या किसी एटम का मास आ सकता है? आंसर है हाँ। तो अगर आपको एटॉमिक मास निकालना है तो आप देख लो कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, मल्टीप्लाई देयर रियल मास, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी रखने के लिए अभी के लिए इनको रिलेटिव नंबर मान लेते हैं। जैसे कि हम इनको 1 यूनिट कह देंगे, जो भी इनका मास उसको 1 यूनिट कह देते हैं, है ना, कि मास ऑफ प्रोटॉन को भी 1 यूनिट समझ लेते हैं, बाद में देख लेंगे। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे अभी वो गिन लेते हैं, बाद में उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे, है ना। तो इस बेसिस पे मेरा एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक मास नंबर, क्योंकि मैं अभी मास नहीं निकाल रहा हूं, मैं रिलेटिवली निकाल रहा हूं, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स होंगे बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा जो भी उनका मास होगा। तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
लेकिन अभी 2 सेकंड पहले बच्चों मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, उसमें भी वो बहुत ज्यादा जो है मास का में ऊपर से रिवॉल्व कर रहा है और भी नेग्लिजिबल मास हो गया, तो मैं यहां से अगर इसको हटा दूं तो इस फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी एटॉमिक मास नंबर निकालना हो हमें केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जरूरत ही पड़ने वाली है, इसके अलावा और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एटॉमिक नंबर निकालना आ गया, ठीक है, मास नंबर निकालना आ गया, सही बात है, ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। चलिए, तो एटॉमिक नंबर निकालने के लिए देख लो उस एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और एटॉमिक मास नंबर निकालने के लिए देख लो उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट बात, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे जब मैं कॉपी पे रिप्रेजेंट कर रहा हूंगा। रिप्रेजेंटेशन देखो बहुत सिंपल सी बात है। सपोज करो आपके पास एक एक्स एटम है, तो हमेशा रिप्रेजेंटेशन में उसके सुपर स्क्रिप्ट में ऊपर की तरफ आप लिखोगे मास नंबर और नीचे की तरफ लिखोगे एटॉमिक नंबर। सपोज कर लेते हैं मेरे पास इस केस में एक्स के पास कोई 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 ही न्यूट्रॉन है, तो मैं कह सकता हूं एक्स की रिप्रेजेंटेशन शुड बी 6, क्योंकि 6 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इज 6, और मास नंबर विल बी 6 + 6 12, क्योंकि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हमें करना होता है, तो ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होनी होती है। इसके बाद एक मजे की और बात, बच्चों ये सारी बातें हमने समझ ली है ना, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता, सारी बातें समझ ली। एक और इंपॉर्टेंट बात, यार एटम के अंदर चार्ज होता है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक न्यूट्रॉन इस पे ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, एटम के अंदर चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। जब हमने ये देखा बाय एक्सपेरिमेंट क्या एटम के ऊपर कोई ओवरऑल चार्ज है, तो हमने पाया कि एटम के ऊपर कभी भी ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता। इसका मतलब ये कह सकता हूं मैं कि तो तभी पॉसिबल है जब किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है। अगर ये इक्वल होते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं बचेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, हम मानते हैं कि कोई भी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कैसा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। क्लियर है? यहां तक समझ में आती है बात, सारी बातें है ना। जल्दी से एक बार रिकैप अगर हम कर लें, यहां तक हमने क्या क्या कर लिया। हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी समझ ली, स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहा गया था, फंडामेंटल पार्टिकल कहा गया था, इंडिविजुअल नेचर कहा गया था, स्ट्रक्चरलेस कहा गया था, स्फेरिकल कहा गया था, सेम सब्सटेंस के एटम्स को आइडेंटिकल कहा गया था, डिफरेंट सब्सटेंस के एलिमेंट्स को अनआइडेंटिकल कहा गया था। दो डिफरेंट एटम डिफरेंट कंपाउंड्स की कंबाइन करते हैं एक नया केमिकल सब्सटेंस बनाने के लिए। बात करते हैं जब हम बेसिक पे आ गए तो एटम को देखा तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड हो सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, प्रोटॉन को डिस्कवर किया गोल्डस्टीन ने एनोड रे एक्सपेरिमेंट से, और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया चैडविक ने बॉम्बार्डमेंट ऑफ बेरिलियम प्लेट से। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, तो इन तीनों का अपना अपना एक मास होता है, इनके ऊपर एक चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 to the power -31 kg, उसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल विच इज 1.67 10 to the power -27 kg। अगर मैं बात करूं चार्ज की, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है विच इज इक्वल टू 1.6 10 to the power -19 कूलम्ब, और न्यूट्रॉन पे कभी कोई चार्ज नहीं होता है। अच्छा, जितना भी मास होता है किसी भी एटम का वो सारा का सारा सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है। इस सेंटर को हम लोग न्यूक्लियस नाम देते हैं, क्योंकि सारा का सारा मास सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन का कोई मास होता नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि सेंटर में जो भी कुछ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन बाहर हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में तो कोई मास होता ही नहीं है, नेग्लिजिबल होता है। मैं ये कह सकता हूं होता तो है लेकिन नेग्लिजिबल होता है। इसलिए हम लोग मानते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सारी बातें हम प्रूफ करेंगे विद फैक्ट, एक्सपेरिमेंटल थिंग देखेंगे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में। अच्छा, बात करते हैं आइडेंटिटी क्या होगी किसी भी एटम की, तो वो होगी नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल, क्योंकि प्रोटॉन्स आर फिक्स्ड एंड दे आर हैविंग चार्ज। एटॉमिक मास की बात करो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देख लो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देख लो। किसी भी एटम को जब देखा गया एक्सपेरिमेंटली उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल, और जब ये इक्वल होते हैं तब हम क्या कहते हैं, एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहते हैं। किसी भी एटम की प्रेजेंटेशन करनी होती है तो उसके ऊपर की तरफ लिखते हैं उसका मास नंबर, नीचे की तरफ लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी तक हमने डाल्टन्स को खत्म नहीं किया कंप्लीटली, क्योंकि उसमें अभी कुछ गलती दिखाई दी है ना। अभी और भी गलती है। उन गलती को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कंसेप्ट ऑफ आइसोटॉप्स एंड कंसेप्ट ऑफ आइसोबार्स। चलिए समझते हैं कंसेप्ट ऑफ आइसोटॉप्स एंड कंसेप्ट ऑफ आइसोबार्स।
बस आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आइसोटॉप्स को समझने के लिए भाई सीधी सी बात है, हमने रिप्रेजेंटेशन देख ली किसी भी एटम की कैसे करते हैं, है ना। अगर मैं कुछ एक दो गिने चुने एटम आपके सामने लिख दूं, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन को देखूं तो हाइड्रोजन की रिप्रेजेंटेशन आपकी बुक्स में ऐसी होती है 1 1। अगर मैं बात करूं ऐसे ही हीलियम की तो होती है 2 4। उसके बाद लिथियम की देखूंगा तो कैसे होती है 3 7 एंड सो। इसका क्या मतलब है कि एटम के हाइड्रोजन के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 था। भाई एटॉमिक नंबर 1 था तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 हो गया, हाँ या ना, है ना, निकाल सकते हो तुम लोग। भाई अगर मैं बोलूं यहां पे कि एटॉमिक नंबर मुझे 1 दिखाई पड़ रहा है, तो मैं कह सकता हूं यहां से कि इसमें प्रोटॉन भी 1 है। अगर प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे, नो शक एट ऑल। अच्छा, अगर मैं बात करूं मास नंबर की, तो वो कितना है 1। मास नंबर निकालने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स इक्वल्स टू 1 आ रहे हैं इस केस में। प्रोटॉन ऑलरेडी 1 है, ये कब पॉसिबल है, जब न्यूट्रॉन 0 होगा। तो इस केस में क्या कह सकता हूं, न्यूट्रॉन 0 होंगे हाइड्रोजन के केस में। ये बात दिमाग में डाल दो, हाइड्रोजन इज द ओनली सब्सटेंस जिसके पास कोई न्यूट्रॉन ही नहीं होता, क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। साइज कैसा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस को न्यूट्रॉन को एकोमोडेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, इतने मास को वो झेल नहीं पाएगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं बच्चों निकालने का तरीका, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे एटॉमिक नंबर कितना है, आप बोलोगे सर 2 है, तो प्रोटॉन कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन भी कितने आ जाएंगे, नो डाउट 2 आ जाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के हमेशा इक्वल होता है, सही बात है। अच्छा, नीचे आ जाओ। अब अगर मैं बात करूं बच्चों मास नंबर की, तो मास नंबर कितना है, 4 है। अच्छा, कैसे, ये कब पॉसिबल है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर 4 आ जाएंगे। अच्छा, प्रोटॉन ऑलरेडी 2 है, तो न्यूट्रॉन को कितना होना पड़ेगा, यहां पे 2 होना पड़ेगा, तो हीलियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। यहां पे तीनों चीज 2 हैं, लेकिन ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि न्यूट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जितने ही होंगे, लेकिन हाँ ऐसा रूल है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के जितने ही होंगे किसी भी एटम में, क्लियर है। एंड ऐसे आप नीचे वाले में भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बच्चों किसी भी एटम की आइडेंटिटी उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ये बात हम समझ चुके हैं। लेकिन हमने क्या देखा कि हमें एक्सपेरिमेंटल, जब भी हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमने ये पाया कि हाइड्रोजन तीनों बार कुछ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। कैसे? हमने एक हाइड्रोजन का एटम देखा, उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो वो एक्चुअली में था 1H1, यानी कि अच्छा आप इधर भी साइड में लिख सकते हो, इधर की साइड में लिख सकते हो, लेफ्ट राइट का कोई फर्क नहीं है ना, बस ऊपर एटॉमिक मास और नीचे एटॉमिक नंबर आना चाहिए। हाँ, तो हमने ये देखा कि हमें एक बार 1H1 मिला। 1H1 का मतलब है कि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है। इसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं कि प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन 0 है। चलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक और एटम मिला जिसमें अगेन प्रोटॉन 1 है। अगर इसमें प्रोटॉन 1 है, सो इट इज एज सेम एज ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज दिस इज द रियल आइडेंटिटी ऑफ एन एटम। तो मैं कहूंगा तो हाइड्रोजन ही है, नीचे 1 लिख दूंगा एकदम जबरदस्त तरीके से, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन जब मैंने आगे देखा तो यार इलेक्ट्रॉन 1 है, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पे न्यूट्रॉन 1 है। मतलब कि एक ऐसा हाइड्रोजन भी एग्जिस्ट करता है जो न्यूट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है। अच्छा जी, इसका मतलब यह हुआ कि यह हाइड्रोजन होना चाहिए 1H2, लेकिन रहेगा हाइड्रोजन, क्योंकि आइडेंटिटी तो 1 ही है, प्रोटॉन तो 1 ही है, प्रोटॉन से जो है डिफाइन करता है आइडेंटिटी को। हमने समय के बाद, थोड़े समय के बाद एक और हाइड्रोजन को देखा, जिस केस में प्रोटॉन अगेन 1, तो ये फिर से हाइड्रोजन ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन भी 1 था, इक्वल होते हैं, लेकिन यहां पे इसने 2 न्यूट्रॉन को एकोमोडेट किया हुआ है, मतलब कि यहां पे मास नंबर हो गया 3। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही टाइप का एटम डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। इसका मतलब यह है कि मान लो कि आपके पास एक ढेर रखा है हाइड्रोजन का, उस हाइड्रोजन के ढेर में बहुत सारे हाइड्रोजन एटम आपको 1H1 वाले भी मिल सकते हैं, 1H2 वाले भी मिल सकते हैं, 1H3 वाले भी मिल सकते हैं, ठीक है। अब आप सब दिमाग लगाओ, मैंने बोला था हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है, न्यूट्रॉन को एकोमोडेट करना मुश्किल होता है, तो ये तो मोस्ट अनस्टेबल होगा,
जब ये मोस्ट अनस्टेबल होगा तो अगर मैं कोई भी ऑर्डिनरी हाइड्रोजन देखूं कहीं पे भी तो उसमें इसकी मात्रा बहुत कम होगी, और ऐसा ही होता है, इसकी मात्रा होती है 0.9999% समथिंग। मैं इसकी बात करूं, ये भी अनस्टेबल है, इसकी भी मात्रा बहुत कम होगी। सबसे ज्यादा मात्रा आपको कहीं भी किसी भी ऑर्डिनरी हाइड्रोजन में किसकी मिलेगी? इसकी मिलेगी। कितनी होती है सर? अगर मैं 100% कोई भी चीज मान लूं कि वहां पे हाइड्रोजन है 100%, तो उसमें 99.99% तुम्हारा पहला वाला आइसो जो है हाइड्रोजन होता है। और इसीलिए क्योंकि इन तीनों एटम की अगर मैं बात करूं, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different mass number are called as isotopes। हम उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? आइसोटॉप्स कहते हैं। तो ये क्या है? आइसोटॉप्स। नॉर्मली इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको आप सिंपल तरीके से समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आप बाजार से अखरोट लेके आए हैं, बाजार से आप अखरोट लेके आए हैं, आप चले गए, आप जम्मू या फिर कश्मीर की तरफ जाते हैं तो बहुत बार आप वहां से अखरोट लेके आते हैं, है ना। अब उन अखरोट में वो दुकान वाले बड़े चालबाज होते हैं, आपको अच्छे अखरोट कह के उनमें बुरे वाले भी मिला देते हैं, है ना। लेकिन आप खुद दिमाग लगाओ, अगर आपने अच्छे वाले खरीदे तो वो बुरे वालों कुछ लिमिटेड अमाउंट में मिला सकता है। जैसे मान लो उसने 1 किलो में 250 ग्राम बुरे वाले डाल दिए और तुम्हारे करीब 750 ग्राम उसने अच्छे वाले डाल दिए। बात समझ में आ रही है? तो ये भी कुछ ऐसा ही सीन है। अगर आपने कहीं पे एक ढेर हाइड्रोजन का देखा तो उसमें 3 तरह के हाइड्रोजन होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इस वाले हाइड्रोजन की होने की होती है क्योंकि ये स्टेबल होता है। और इन्हीं तीनों एटम को, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है, डिफरेंट मास नंबर है, इनको हम आइसोटॉप के नाम से जानते हैं। और केमिस्ट्री में इनके 3 डिफरेंट नाम भी हैं। पहले वाले को एग्जांपल लिख देता हूं यहां पे, 1H1, 1H2, 1H3। पहले वाले का नाम रखा जाता है प्रोटियम, 1 प्रोटॉन, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम, ठीक है। ऐसे ही और भी आइसोटॉप्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स के आइसोटॉप्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स होते हैं, जैसे कि C612, C613 कार्बन के आइसोटॉप्स हैं, है ना, कार्बन एलिमेंट के, और C714, ठीक है, क्या है तुम्हारे आइसोटॉप्स हैं। अब आ जाओ थोड़ा सा पीछे। डाल्टन्स ने कुछ अलग बोली थी बात। सेम सब्सटेंस के एटम्स ऑलवेज आइडेंटिकल होंगे। ये सेम ही सब्सटेंस के हाइड्रोजन के एटम है, तीनों अलग अलग हैं, तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है तीनों का, क्योंकि मास अलग अलग है। क्या मैं कह दूं कि ये वाला पॉइंट गलत है इसका? बताओ, हो गया गलत? आ जाओ अगला केस, बात करते हैं आइसोबार्स की। ये आइसोबार्स क्या होता है बच्चों? देखो जरा ध्यान से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, ये तो फिक्स है नहीं, है ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखो डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप इस लिथियम वाले केस में आएंगे तो एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। तो प्रोटॉन कितने हो गए? 3 है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 है। अब आ जाओ एटॉमिक मास पे, मास नंबर कितना है? 7 है। ये किसके इक्वल होना चाहिए? n+p के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से p तो ऑलरेडी 3 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। नॉट इक्वल विद प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो बहुत बार ऐसी कंडीशन आती है कि एटम्स having same mass number but different atomic number। सर एग्जाम्पल दीजिए तब मानूंगा। आइए एग्जाम्पल ले लो। अगर मैं इसी ऊपर वाले आइसोटॉप के इसको उठा लूं C7 और 14 को, क्या ये इक्वल नहीं होगा किससे? C614 था यहां पे, माई बैड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? अगर मैं C614 को कंपेयर करूं विद N714 से, तो मैं कह सकता हूं कि इनके मास नंबर सेम है, इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, आर्गन 18 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 40। कैल्शियम 20 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 40, अगेन मास सेम। तो ये क्या है तुम्हारे आइसोटॉप, आइसोबार्स है। आइसोबार्स के केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिफरेंट एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, यानी कि मास। लेकिन हमसे कहा गया था बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कि यार अगर डिफरेंट सब्सटेंस है तो हमेशा अनआइडेंटिकल होंगे, लेकिन वो तो आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। ये भी गलत हो गया।
तो यहां पे जाके हमारी पूरी की पूरी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहां सही थी कहां गलत थी हमने समझ लिया, बेसिक हमने समझ लिया, आइसोटॉप्स और आइसोबार्स भी हमने समझ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और बेसिक टर्म्स में। हम केमिस्ट्री में बहुत बार ये वर्ड्स का यूज करेंगे, एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, आयंस। इनमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स रहती हैं, आइए देख लेते हैं ये क्या होते हैं। चलिए तो सबसे पहले एटम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एटम क्या होता है यार। स्मॉलेस्ट नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, इट इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस या फिर ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस। सही बात है सर। अभी एग्जांपल्स दूंगा सबके एक साथ, लेकिन सबको पहले समझा देता हूं। एलिमेंट क्या होती है बच्चों, एलिमेंट क्या होता है, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म of any mineral substance, मिनरल सब्सटेंस। अब पहले इन दोनों को समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। अच्छा चलिए अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, मान के चलो कि मेरे पास ये एक कंटेनर है, जिस कंटेनर में कोई केमिकल सब्सटेंस रखा हुआ है ना, केमिकल सब्सटेंस रखा हुआ है तो उसका फंडामेंटल पार्टिकल तो एटम्स ही होंगे, ठीक है, सही बात है। मान के चलो कि यहां पे मैं कह रहा हूं कि ये कंटेनर है, कंटेनर ऑफ सोडियम एटम्स। जब मैं सोडियम एटम्स कह रहा हूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे सोडियम एटम इन देयर प्योरेस्ट फॉर्म होंगे? कोई भी मिनरल सब्सटेंस अपने प्योरेस्ट फॉर्म में और कोई एटम नहीं है यहां पे, बात सही है, बताओ। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी मिनरल सब्सटेंस, सोडियम इज द मिनरल सब्सटेंस, अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में सारे के सारे सोडियम है। तो क्या मैं इस कंटेनर को कह सकता हूं दिस रिप्रेजेंट एलिमेंट, दिस रिप्रेजेंट एलिमेंट, सही बात है। और ये छोटे छोटे एटम्स क्या है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या है, इस छोटे से पार्टिकल को मैं कह सकता हूं एटम ऑफ सोडियम, सही बात है। लेकिन बहुत बार तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि सर एटम्स और एलिमेंट में डिफरेंस क्या है, फिर आ जाओ समझाता हूं, तुम कहां कंफ्यूज होते हो। मान लो इस कंटेनर में मैं एक पार्टिकल रखूं बस सोडियम का, तो मैं ये कह सकता हूं इसको कंटेनर ऑफ सोडियम एटम अगेन कह सकता हूं, हां सही बात है। क्या ये अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में है? ऑब्वियसली सर, अकेला बैठे तो प्योरेस्ट फॉर्म में तो होगा। अगर ये अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में तो एलिमेंट तो कहला सकता है, ये सर कहला सकता है, एलिमेंट की डेफिनेशन ही है सर, सही बात है एलिमेंट। लेकिन इसी को मैं एटम भी तो कह सकता हूं। इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में जब अकेली बैठी है तो एटम कहलाई जा सकती है, लेकिन ग्रुप में बैठी है तब उसको खाली एलिमेंट बोलेंगे, एटम नहीं बोलेंगे। एटम केवल सिंगल पार्टिकल है, जबकि एलिमेंट का मतलब केवल प्योरेस्ट फॉर्म से है किसी भी मिनरल सब्सटेंस की। तो इसका मतलब यह हुआ, कहीं पे मैंने लिखा सोडियम Na, तो इट कैन बी एलिमेंट और इट कैन बी एटम, सही बात है। मैंने कहीं पे लिखा 100 सोडियम एटम, तो मैं इस पूरे को तो बोलूंगा क्या, एलिमेंट। और इसी को मैं और क्या बोल सकता हूं, 100 एटम्स ऑफ सोडियम, खाली एटम नहीं बोल सकता, बोलना पड़ेगा 100 एटम्स ऑफ सोडियम। क्या इतनी बात, इतना डिफरेंस समझ में आ रहा है एलिमेंट्स और एटम्स में? सिंपल बात थी, बहुत ही ज्यादा सिंपल थी, इसमें कुछ कोई रॉकेट साइंस तो थी नहीं। चलिए आगे आइए, उसके बाद बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स क्योंकि एक जैसे से ही हैं तो इनको जरा एक साथ समझते हैं। आइए क्या होते हैं ये। सबसे पहले अगर मैं मॉलिक्यूल की डेफिनेशन दूं तो मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स कंबाइंड टुगेदर, या फिर आप कह सकते हो ज्वाइंड टुगेदर।
और जब केमिस्ट्री में कंबाइंड या ज्वाइंट लिखा हो इसका मतलब है इनके बीच में एक बॉन्डिंग हो रखी है। बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? बॉन्डिंग का मतलब ये होता है, या फिर कंबाइंड का मतलब ये होता है किसी एक एटम ने दूसरे एटम से कुछ ऐसी रिएक्शन की कि कुछ नया बना, है ना, कुछ नई केमिकल प्रॉपर्टीज वाली सब्सटेंस बनी। जैसे कि एक हाइड्रोजन एटम जब दूसरे हाइड्रोजन एटम से मिलता है तो वो हाइड्रोजन गैस बना देता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, कंबाइन होनी चाहिए, ज्वाइन टुगेदर होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहीं पे लिख रहा हूं 100 एटम्स ऑफ सोडियम, दिस इज नॉट मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, बिकॉज यहां पे 100 एटम्स ही हैं सोडियम के, दे आर नॉट कंबाइंड। किसने बोला दे आर कंबाइंड? लेकिन अगर मैं यहां पे बोल दूं H2, इसका मतलब यह है कि यहां पे दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं जिनसे एक गैस बन गई। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कहीं पे लिखा है 2H, इसका मतलब है 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या मतलब है? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन अगर कहीं पे लिखा है H2 तो इसका मतलब है 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। बात समझ में आ रही है ना? ज्वाइंट होना बहुत जरूरी है मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है? अगर आप ज्वाइंट नहीं करवा रहे हैं तो आप उसको मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, पहली बात। दूसरी बात, मॉलिक्यूल तो एक ग्रुप है, सिंगल तो कोई हो नहीं सकता, मोर देन सिंगल हो सकते हैं। तो HCl भी एक मॉलिक्यूल हो गया भाई, मोर देन 1 एटम है, 2 एटम है, ज्वाइंट टुगेदर, H और Cl आपस में ज्वाइन हो गए, है ना? अच्छा, अभी आपको कैसे पता चलेगा सर ये ज्वाइन हो गए? इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा भी देर में भी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, उसमें आप समझोगे। उसके बाद बच्चों जैसे कि H2SO4 है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ग्रुप ऑफ एटम है। उसके बाद O2 ग्रुप ऑफ एटम है, N2 ग्रुप ऑफ एटम है। देन सर व्हाट इज मॉलिक्यूल? सॉरी, कंपाउंड। अ कंपाउंड इज ए group of different atoms combined और joined together। बच्चों ध्यान से देखो, मॉलिक्यूल में कोई लिमिटेशन का सेट नहीं था कि आपको ये बोला जाए कि एटम सेम होने चाहिए कि डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन कंपाउंड में एक लिमिटेशन है कि एटम शुड बी डिफरेंट। एटम को क्या होना पड़ेगा? डिफरेंट होना पड़ेगा। आइए एग्जांपल, जैसे कि HCl इज ए ग्रुप हैविंग डिफरेंट एटम, H2SO4 इज ए ग्रुप हैविंग डिफरेंट एटम, ठीक है? उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल है, CO2 इज ए ग्रुप हैविंग डिफरेंट एटम, H2O इज ए ग्रुप हैविंग डिफरेंट एटम। कंपाउंड्स में आप सेम एटम के ग्रुप जॉइंट टुगेदर नहीं ले सकते, जबकि मॉलिक्यूल्स में आप दोनों ले सकते हो, क्योंकि वहां पे ग्रुप होने से मतलब है चाहे डिफरेंट हो चाहे सेम हो। कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि भैया ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स। ध्यान से देखो, सारे कंपाउंड आपको मॉलिक्यूल में लिखे हुए दिख जाएंगे, बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड। क्या इन दोनों का भी डिफरेंस आपको समझ में आ गई है बातें? मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है? तो आप H2O को एक मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो, H2O को एक कंपाउंड भी बोल सकते हो, लेकिन आप O2 को एक कंपाउंड नहीं बोल सकते, आप O2 को केवल एक मॉलिक्यूल ही बोलेंगे। चलिए जी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स खत्म। आते हैं अगले वर्ड पे जिसका नाम है आयन। ये भी आपको बहुत सुनने के लिए मिलेगा, आयन। अगर सिंपल डेफिनेशन बोलूं तो मैं कह सकता हूं एन आयन इज ए चार्ज्ड एटम। थोड़ी देर पहले आपसे मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी द आइडेंटिटी ऑफ एन एटम जस्ट बिकॉज इट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द एटम और इट कैन बी गिवन टू द एटम। जब भी हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकालेंगे, अंदर डालेंगे, उसकी वजह से उसके चार्ज में गड़बड़ी आएगी। सर कैसे? आओ समझाता हूं। मान लो मेरे पास एक एक्स सब्सटेंस है, इसमें इसका जो है पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन है वो है 612। तो आप बोलेंगे अभी के लिए इसमें प्रोटॉन 6 हैं, इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। न्यूट्रॉन से में मतलब होता नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अभी के लिए चार्ज का हम लोग यहां पे बात करेंगे। अगर बच्चों इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दूं, तो अब इसके पास प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे क्योंकि वो तो फिक्स्ड है, सेंटर में है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गए 5। तो अगर आप देखोगे इसके ऊपर 6 पॉजिटिव चार्ज है, 5 नेगेटिव चार्ज है। तो कैंसिल आउट होने के बाद क्या मैं ये कह दूं कि इस ओवरऑल पे एक पॉजिटिव 1 का चार्ज रह जाएगा?
अब मैं x को खाली x ना लिख के x पॉजिटिव लिखूंगा क्योंकि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉइंट है। सेम अगर मान लो मैं इसी एटम को, जिसमें पहले इसके पास 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन थे, मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो इसके पास प्रोटॉन तो अभी भी 6 हैं, इलेक्ट्रॉन यहां पे 7 हो जाएंगे और मैं कह सकता हूं कि 6 पॉजिटिव प्रोटॉन विल कैंसिल आउट 6 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, बट एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, मतलब ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, मतलब कि मुझे इसको लिखना पड़ेगा x नेगेटिव। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी एटम के ऊपर चार्ज लाया जा सकता है इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके, प्रोटॉन को नहीं छेड़ना होता। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, कहीं भी पॉजिटिव दिख गया तो कह देते हैं कि इसका एक प्रोटॉन बढ़ा दो, जबकि प्रोटॉन का तो छेड़खानी कर ही नहीं सकते। अगर आप पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन निकाल लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, नेगेटिव को निकालोगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना, और अगर आप नेगेटिव डाल दोगे तो नेगेटिव बढ़ ही जाएगा। तो इन्हीं, जब किसी भी एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है तो बच्चों तो उसे क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको कटायन बोलते हैं, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसको अनायन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये था आज का हमारा बेसिक लेक्चर, जहां पे हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझ लिए हैं, और अब हम कल से शुरू करेंगे अपने केमिकल कॉम्बिनेशन, उसकी एप्लीकेशंस, यानी कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, आयंस हमने समझ लिया, एटम समझ लिए, एलिमेंट्स समझ लिए। उसके पहले हमने आइसोटॉप्स देख लिए क्या होते हैं, आइसोबार्स देख लिए क्या होते हैं। उससे पहले हमने देख लिया एटम के अंदर क्या क्या होता है, मास कैसे सेंटर में कंसंट्रेट होता है, एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, मास नंबर कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का इक्वल होता है। उससे पहले हमने पढ़ ली डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि सर ये वाला टॉपिक थोड़ा सा रह गया, इसके ऊपर थोड़ा और डिटेल में हम जा सकते थे, और हम जाएंगे भी क्योंकि ये तो एक बेसिक लेक्चर ही है। और हां, जिसको सेशन पसंद आ रहे हैं कमेंट करके मुझे जरूर बता देना कि सर मजा आ रहा है। ऐसे ही हम लोग चलते रहेंगे और ऐसे हम लोग सारा अपना सिलेबस खत्म करेंगे। तब तक के लिए बाय एवरीवन, बाय 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 बाय।